हेलो एस्पायरेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है एनोनिमस गाइड आईएएस के नए वीडियो पे। ओके, आज हम लोग हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स करेंगे। तो शुरुआत हम लोग करेंगे किससे? रेगुलेटिंग एक्ट से। लेकिन उसके पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी आज हम लोग ये टॉपिक करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पहला जो क्लास है वो अच्छा लगा होगा और वो समझ में भी आया होगा। अच्छा लगने से ही नहीं होगा, समझ में भी आना चाहिए। और आप लोगों को रिवाइज़ भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पाना है तो आप लोगों को कंटिन्यूअसली रिवाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है। एक चीज़ देखिए कि फ्री का मतलब ख़राब नहीं है। ठीक है ना, बेस्ट क्वालिटी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि इनफ है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई भी आप कोर्स लेंगे उसके बराबर का या उससे ज़्यादा ही मिलेगा। कम मैं प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ। ठीक है ना, मतलब लगभग आपको पूरा जो आप 40-50 लाख रुपए का कोई कोर्स खरीदेंगे या 20-30 हज़ार रुपए का भी कोर्स खरीदेंगे, लगभग उस लेवल का ही या उससे ज़्यादा भी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, और वो भी पूरा फ्री यूट्यूब पर। ठीक है, ओके। तो और जो नोट्स वगैरह है वो सब इनफ है। ठीक, वो इनफ ही है। तो आप लोग बस फॉलो कीजिए इस चैनल को। ठीक है, और मैं ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो करते रहिएगा चैनल को। ठीक है ना, क्योंकि एक वीडियो देखने से कुछ लाभ नहीं होगा आपको। ठीक है, एक आध वीडियो अगर आप सीरीज़ पूरा देखेंगे, पूरा प्लेलिस्ट देखेंगे, कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मतलब पूरा कोर्स मैं पूरा एकदम, जो जैसा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी होता है कि मतलब एक सब्जेक्ट का पूरा पकड़ के फिर वो पूरा कोर्स कराते हैं, मैं पूरा वो कोर्स करा रहा हूँ, उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। वहाँ से अच्छा ही होगा। उसके साथ प्रीलिम्स का सारा पीवाईक्यू और मेंस का पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस का पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कहीं और भटकने की उतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ये पूरा कर लिए, पूरा एकदम आपके ब्रेन में एकदम ये इम्प्लांट हो गया है जो मैं करा रहा हूँ, उसके बाद आपको लगता है कि आपको और भी ज़्यादा कंटेंट चाहिए, तो आप कहीं और जा सकते हैं। लेकिन जितना मैं करा रहा हूँ वो इनफ है आप लोगों को क्वालिफाई कराने के लिए। ठीक है, मतलब इंटरव्यू अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई कराने के लिए। ठीक है, ओके। हमारा टारगेट जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था वो क्या है कि प्रीलिम्स में 100+ और मेंस में 850 के आसपास हमको लाना है। ठीक है, 850 के आसपास। 10 ज़्यादा होना ज़्यादा अच्छा है 10 कम होने से। ठीक, ओके। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि क्या ना कि कभी कभार इंटरव्यू जो है वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, तो उसको नेगेट करने के लिए हम लोग को मेंस में थोड़ा ज़्यादा लाना पड़ेगा। ठीक है, 840, 850, 860। ठीक है, 860 अगर आप लाते हैं तो 140 अगर आप इंटरव्यू में ला दिया तो भी आप आईएएस बन जाएंगे। ठीक है, इतना आसान हो जाएगा आपका रास्ता। ठीक है, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम लोग इसका पहले बैकग्राउंड देखेंगे। देखिए, स्टार्ट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये हम लोग देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट लाने के पीछे का कारण क्या था। ठीक है, ओके। और ये लाके क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ। ठीक है, ये हमको देखना पड़ेगा। ओके, सो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड और रीजंस, ओके, फॉर पासिंग द एक्ट। ओके, तो क्या क्या रीज़न हुआ है? पहला जो मेन रीज़न है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्राइसिस। ओके, सो द ईस्ट इंडिया कंपनी was in severe financial crisis and had asked for a loan of £1 million from the British government. ठीक है, ओके। £1 million उन्होंने एज अ लोन मांगा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन 1772। तो ये एक बहाना दे दिया ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अगर आप मान लीजिए आप बैंक के पास जाएंगे लोन मांगने के लिए, तो बैंक आपसे क्या मांगेगा? आपका पूरा डिटेल्स मांगेगा, आपका सब कुछ, क्रेडिट स्कोर वगैरह सब कुछ चेक करेगा। तो आपके जो पर्सनल चीज़ें हैं उस पर बैंक इंटरफेयर करना स्टार्ट कर सकता है। वही हुआ यहाँ पर भी।
कि ये जो लोन मांगा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उतना इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन ये जो लोन मांगा है, और 1 मिलियन बहुत है हाँ उस समय 1772 में, ठीक है। तो इसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रास्ता मिल गया कि हम इंटरफेयर करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स में, ठीक है। और ये क्राइसिस होने का एक रीज़न भी है, वो है करप्शन। सीवियर करप्शन था ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है, सीवियर करप्शन था। सो वो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म अगेंस्ट कंपनी ऑफिशियल्स। ओके, बहुत ज़्यादा करप्शन के मामले सामने आ रहे थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो है टेरिबल फैमीन, टेरिबल फैमीन इन बंगाल, ठीक है, टेरिबल फैमीन इन बंगाल where a huge population perished, ह्यूज पॉपुलेशन पेरिश्ड। बहुत भयंकर अकाल भूखमरी आया था बंगाल में, द ग्रेट बंगाल फैमिन ऑफ 1772, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वो भी एक कारण है। और इसका डायरेक्ट जो इल्ज़ाम लगा था वो किस पर लग रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार पर, कि ब्रिटिश क्रूएल पीपल है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का एक मतलब मीडिया या न्यूज़ जो भी है, ये भी एक या लेख लिखे जा रहे थे तब, ठीक है, कि क्रूएल्टी ऑफ द, और आप कह सकते हैं कि मतलब एक इग्नोरेंट एटीट्यूड है ब्रिटिशर्स का ये सब, इन सब चीज़ों पर। क्यों है वो हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, कि क्या हुआ था। देखिए, एक बंगाल में उस समय तक डुअल गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है ना, डुअल गवर्नमेंट आ गई थी। और ये डुअल गवर्नमेंट में क्या हुआ था ये हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, डुअल गवर्नमेंट में क्या हुआ था कि जो निज़ामत है और जो दीवानी है इसको डिवाइड कर दिया गया था। निज़ामत जो है वो नवाब संभालते थे और दीवानी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई थी। तो मतलब दीवानी का मतलब क्या हुआ कि जितना भी टैक्सेस, रेवेन्यू, ये सब जो है ये डायरेक्टली कौन हैंडल कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहा था कि लोगों के जो इंप्रूवमेंट है, लिविंग स्टैंडर्ड बोले या फिर फार्मर्स का जो एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट है, इन सब चीज़ों पर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बस वो लोग किसमें ज़्यादा कंसर्न थे, वो है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या है ना, ऐसा भी नहीं है कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा था, कंपनी लॉस में चल रहा था। ये जो प्रॉफिट है ये पर्सनल प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था, ठीक है ना। तो मतलब एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के इमेज को भी ख़राब कर रही थी, हालांकि डायरेक्ट गवर्नेंस में भी उतना कुछ खास हुआ नहीं, अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ फिर भी चलिए। तो और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या ना कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स, जो कि बंगाल में स्टार्ट हुआ था एक सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे। तो ये मतलब क्या बताएं कि पूरा जो फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और फार्मिंग इम्प्रूवमेंट है इस पर थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। रैदर बंगाल का जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी है वो सब डाउनग्रेड होता रहा इंडिगो कल्टीवेशन से, और फिर जो इरिगेशन कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, फोर्सफुली कुछ ऐसे क्रॉप्स भी ग्रो किए जा रहे थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था, रूरल एग्रेरियन डिस्ट्रेस आ गया था पूरा बंगाल में। बंगाल जो कि एक रिचेस्ट प्रोविंस था वहाँ पर ये हालत हो गया था, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी डेवलप हो गया था। ये हम लोग देखेंगे पूरा जब हिस्ट्री करेंगे। फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी हो गया था, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म हो गया था, मतलब कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और इससे क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी फॉल कर गया, जिससे बंगाल में, और बारिश वगैरह वो भी कारण थे, लेकिन ये एक मेजर रीज़न था। तो बंगाल में एक भयंकर फैमीन आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो दिखाना तो पड़ेगा कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कारण बताया गया, ठीक है। ओके, सो ये कारण लिख लेते हैं, ये ऑफिशियल कारण भी है। सो ऑफिशियल क्या है एक बार देख लेते हैं। तो 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट में क्या है कि द फार्मर्स एंड द
general population suffered as their welfare improvement in agriculture was absolutely neglected. And the company was only concerned with maximizing revenue. ठीक है। और ये जो इतना ख़राब हालत था बंगाल में, इससे बंगाल में लॉलेसनेस भी बढ़ गया था। लॉलेसनेस इंक्रीज्ड इन बंगाल। ठीक है। और फिर क्या है, डिफीट, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक डिफीट भी मिला था हैदर अली से, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। ठीक है। सो डिफीट ऑफ द कंपनी अगेंस्ट मैसूर, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि कंपनी इन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर इन 1769। ये जो डिफीट था ना, ये देखिए कहीं पर भी कंपनी जो भी लड़ रहा था वो ब्रिटिश सोल्जर्स के दम पे ही लड़ रहा था ना। तो अगर ये हार है तो ये कंपनी का नहीं है, ब्रिटिशर्स का भी है। ये जो हार है ये ब्रिटिशर्स का हार है। तो कंपनी के पॉलिसीज़ वगैरह में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये पार्ट हो गया। ठीक है, ये हार मिली उनको। तो ब्रिटिशर्स के प्रेस्टीज को हर्ट करता है। ठीक है ना, ब्रिटिशर्स एक इनविंसिबल प्रेस्टीज लेके चलता था। तो अगर उनको कहीं से कुछ भी हार वगैरह, वो भी इंडियन लोगों से, तो ये उनके प्रेस्टीज को बहुत ज़्यादा हर्ट किया करता था। ठीक है ना, तो इसीलिए भी ये एक कारण बनता है। ठीक है, हालांकि ये ऑफिशियल तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन हाँ ये एक कारण है जिसने मतलब पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को चिंता में डाल दिया था। ठीक है, ये उनके प्रेस्टीज को हर्ट किया था, ये जो डिफीट है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। ठीक है, तो हम लोगों ने जो रीजंस है ये देख लिया। ओके, रीजंस है देख लिया। अब आप क्या कर सकते हैं कि रीजंस में आप कुछ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो ज़्यादा पॉइंट्स है नहीं, लेकिन वहाँ पर भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, प्रॉब्लम्स विद इन कर दीजिए यहाँ पर, प्रॉब्लम्स विद इन ईस्ट इंडिया कंपनी। और विद इन का से भी अच्छा, इतना बड़ा लिखने से भी अच्छा है इंटरनल प्रॉब्लम्स, एक अच्छा वर्ड, इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वहाँ पर आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल तो हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, ये आप लिख दीजिए, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, ये एक पॉइंट हो गया। और फिर आप लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं, डिफीट इन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ओके, ये आप ऐसा करके भी पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर 2 पॉइंट, इसके अंदर 2 पॉइंट और ये 1 पॉइंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि थोड़ा क्लासिफिकेशन ऐसा कुछ लगेगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट्स। ओके, अच्छे पॉइंट्स। तो आप जब भी अब से पॉइंट्स ऐसा पढ़ेंगे ना, आप उसको कहीं पे भी मेरे यहाँ नोट्स में पढ़िए या कहीं पर भी आप पढ़ें, तो आप उनको ना एक बार ऐसे कोशिश कीजिएगा कि ऐसे कैसे क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है ना, ये एक प्रैक्टिस में डालिए आप। ओके, कि इसको इन पॉइंट्स को मैं क्लब करके एक हेडिंग में डालूंगा, एक सब हेडिंग हो जाएगा, और इन 2-3 पॉइंट्स लिखूंगा, एक सब हेडिंग के अंदर और 2-3 पॉइंट्स, और एक सब हेडिंग के अंदर और 2-3 पॉइंट्स। बस ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पॉइंट है उसके अंदर कुछ और पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पर जो मेन जो पॉइंट है, मतलब मेन जो वर्ड है, की वर्ड है उस पॉइंट का, तो उसको आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, उसको आप अंडरलाइन करें। जैसे यहाँ पर क्या, डिफीट। ओके, व्हिच हर्ट द प्रेस्टीज ऑफ ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी। ठीक है, आप ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं। ओके, जैसे डिफीट में एक अंडरलाइन कर दीजिएगा, और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर पे भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ज़्यादा अंडरलाइन भी मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंसर में हर जगह आप अंडरलाइन करते चलेंगे। ठीक है ना, ओके। अगर आप एक आंसर लिख रहे हैं 150 वर्ड्स का, तो उसका बस 15 से 20 वर्ड ही आपका अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 150 वर्ड में आपका 100 वर्ड आपने अंडरलाइन कर दिया, या
50-60 वर्ड आपने अंडरलाइन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, पूरा अंडरलाइन करते हुए मत चलिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि 150 अगर वर्ड है तो आप 15 से 20 वर्ड्स अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आपका 250 का वर्ड लिमिट का क्वेश्चन है तो आप 25-30 क्वेश्चन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10% ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आप अंडरलाइन कर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रोविजंस में। प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। सो प्रोविजंस एक बार देख लेते हैं। हालांकि ये तो आपको लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा, ये जो भी है सब कुछ ही आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, लेकिन क्या है कि आपको एक जगह पूरा समझा के मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। इतना नहीं किया जाता है, ये जो डिटेल्स में मैं जो बता रहा हूँ और जो आंसर राइटिंग फॉर्मेट भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ, इतना कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इतना मैं यूट्यूब में आपको फ्री में करा रहा हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर कोई करा भी रहा है तो वो बहुत ज़्यादा पैसा लेके करा रहा है, ये मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ओके। सो लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस वही गुजारिश है। मैं चाहता हूँ कि 2026 में मैं जब फाइनल मतलब इसका जब रिज़ल्ट आएगा तो वहाँ पर मान लीजिए 900 to 1000 है ना, तो 1000, सो उसमें ज़्यादातर अनोनिमस गाइड से पढ़े हुए स्टूडेंट्स होने चाहिए, ये एक सपना है, ठीक है। और इसको आप लोगों को ही साकार करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कीजिए, क्योंकि जितना भी कंटेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा मैं वो सब कुछ प्रोवाइड लगभग करा दूंगा, ठीक है। 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 80-90% मैं करा दूंगा, जहाँ के ऊपर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका 30-40% कराते हैं, ठीक है। ओके, सो एक बार देख लेते हैं प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। सो फर्स्ट क्या है कि इस एक्ट ने कंपनी को अलाउ किया कि हाँ आपका जो भी टेरिटोरियल पोजेशंस है इन इंडिया में उसको आप रिटेन कर सकते हैं। सो दिस एक्ट permitted the company to retain its territorial possessions in India, ठीक है, territorial possessions in India, but sought to regulate the activities and functioning of the company without taking over power completely। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ किया कि वो रिटेन करे जो भी उन्होंने जहाँ भी जितना भी एरिया कैप्चर किया है, इन्फ्लुएंस में लाए हैं, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ किया कि आप रिटेन कीजिए। तो पावर उन्होंने डायरेक्टली कंप्लीटली नहीं लिया, इसीलिए इस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग। ब्रिटिश सरकार क्या करना चाहती है कि रेगुलेट करना चाहती है आपको। आप निरंकुश हो गए थे, आपको अंकुश में लाने के लिए ये एक्ट है, ठीक है। ओके, सो इस एम के साथ ये एक्ट लाया गया था, ओके। तो क्या हुआ कि इस एक्ट ने अलाउ किया कि आप टेरिटोरियल पोजीशंस इन इंडिया जो भी आपका है वो आप रखिए, ठीक है, लेकिन हम लोग आपके जो एक्टिविटीज़ है फंक्शनिंग है उसको हम रेगुलेट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, so this act designated the governor of Bengal as the governor general of Bengal, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या पावर दे दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। इसका टाइटल दे दिया गया। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि बस एक टाइटल चेंज कर दिया गया, नहीं, इसका मतलब ये है कि उनको एक्स्ट्रा पावर्स भी मिल गए। क्या एक्स्ट्रा पावर थे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो एक था जो फर्स्ट पावर था वो है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था, एक नया एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, उसका हेड बनाया गया, तो वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड छोड़िए, वार्डन हेस्टिंग्स was the first governor general of India। आप भी क्या कीजिए ना, जब लिख रहे हैं ये नोट्स मन में बोल बोल के लिखिए, ठीक है ना, ताकि आपको एक बार यहाँ से पढ़ाई हो जाए, ठीक है ना। मतलब क्लास का 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है उसको आप ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए, एक्टिव लर्निंग कीजिए, लिखिए मेरे साथ, ठीक है ना, लिखिए।
और बोल बोल के लिखिए, क्योंकि मैं पीडीएफ्स नहीं देने वाला हूँ, पीडीएफ्स कुछ काम नहीं करेगा, वो बस रह जाता है, ठीक है ना। ओके, पीडीएफ मान लीजिए मैं पूरा जो कोर्स है उसके लिए मैं 200-300 क्लासेस लूँगा, ठीक है ना, पूरा मेंस तक, तो क्या 200-300 पीडीएफ्स आप पढ़ पाएंगे? नहीं ना। तो आप अपने हैंड राइटिंग में लिखिए, एक तो पीडीएफ के वो प्रिंटिंग वगैरह वो सब में पढ़ना एक बोरिंग लगता है, आप अपने हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा वो पढ़ने में, ठीक है। तो पीडीएफ्स के पीछे मत भागिए, आप अपने हाथों से लिखिए, मन में बोल बोल के लिखिए, ताकि आपको इसी के साथ एक एक्टिव लर्निंग हो जाए, आपको इसी के साथ पढ़ाई भी हो जाए, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट लर्निंग है, तो आप इसी के साथ कर लीजिए, उसके बाद आप जो पढ़ेंगे वो एक रिवीजन होगा, फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। तो इसी के साथ आपका हो जाना चाहिए, और मतलब क्लास के बाद उसको थोड़ा याद भी कर लीजिए, ठीक है। जो फैक्ट्स वगैरह है वो याद कर लीजिए, जो कंसेप्ट्स मैंने बोला है वो कंसेप्ट्स आप एक बार मन में दोहराइए कि हाँ ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसे क्रोनोलॉजी सेट कर लीजिए मन में, ये सब आपको करना पड़ेगा मन में, ठीक है ना। ओके, ऐसे ऐसे करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कुछ भी डाउट्स है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, ठीक है। सो गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वारेन हेस्टिंग्स इज द फर्स्ट गवर्नर। ओके, ठीक। फिर क्या हुआ, दिस एक्ट provided for the appointment of a appointment नहीं, सॉरी, ये लिख दीजिए कि दिस एक्ट क्रिएटेड ही कर दीजिए। ओके, सो दिस एक्ट क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल with 4 काउंसिलर्स, ठीक है, 4 काउंसिलर्स। कहाँ पर क्रिएट किया गया, ये बंगाल में है ना, फोर्ट विलियम। सो इन द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम एट कैलकाटा। तो इसी के साथ क्या है कि देखिए ये एक सेंट्रलाइजिंग एक्ट है। पहले क्या था कि ये इंडिया है, यहाँ पर बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, ये था, ये तीनों अलग अलग फंक्शनिंग कर रहे थे। अब क्या हुआ कि ये हेड बन गया और बाकी इनको ये सबऑर्डिनेट हो गए, है ना। तो क्या हुआ, एक सेंट्रलाइजिंग कैरेक्टर है, ये एक सेंट्रलाइजिंग एक्ट है, तो फर्स्ट सेंट्रलाइजिंग एक्ट भी कहा जाता है इसको, हम लिखेंगे बाद में, ठीक है। तो इसके लिए भी पहले क्या थे, ये गवर्नर थे, अब क्या हो गया गवर्नर जनरल, मतलब सब चीज़ों पे इनका इन्फ्लुएंस होगा, ओके, सब चीज़ों पे इनका इन्फ्लुएंस होगा। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसका टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इसका एक मैनेजर होगा, ठीक है। फिर मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट है, उसका एक मैनेजर होगा, फाइनेंस है, उसका एक मैनेजर होगा, इनके ऊपर एक मैनेजर होगा जिनको क्या कहा जाता है, जनरल मैनेजर। ये सभी डिपार्टमेंट को एकदम देखेंगे, अफेयर्स को देखेंगे। तो यही है यहाँ पर भी, ये जनरल वर्ड का मतलब ही यही है कि ये उनके ऊपर हो गए, ठीक है, ये उनके ऊपर हो गए, वो हेड हो गए, और बाकी वो मद्रास और बॉम्बे सबऑर्डिनेट। तो क्या हुआ, तो यहाँ से क्या बनता है फिर, कैलकाटा एक कैपिटल हो गया ब्रिटिश इंडिया का या ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। तो ये हुआ, फिर दिस एक्ट क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद 4, ओके, ये हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको कहा जाने लगा, मतलब इसको इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, ये जॉइंटली कॉल्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट होगा द गवर्नर्स, और दिस एक्ट इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास presidencies subordinate to the governor general of bengal, ठीक है। तो पहले क्या थे कि तीनों इंडिपेंडेंट एंटिटीज थे, अब नहीं है, ठीक है। अब बंगाल को हेड बना दिया गया और बाकी दोनों को सबऑर्डिनेट बना दिया गया, ठीक है, ओके। और स्पेशली किस मामले में, स्पेशली इन मैटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ओके, फॉरेन पॉलिसी। तो इससे क्या होगा, नाउ दे कुड नॉट वेज war against Indian states without Bengal's approval, ओके। तो बंगाल के अप्रूवल के बिना वो लोग
वॉर वेज नहीं कर सकते किसी इंडियन स्टेट के खिलाफ। ओके, इसका एक इम्प्लीकेशन था मराठास के साथ, वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग हिस्ट्री में मराठास वगैरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बाकी क्या चीज़ें इस एक्ट से लाई गई थी। सो नेक्स्ट जो चीज़ हुई थी वो है दिस एक्ट, सॉरी, सो दिस एक्ट रिक्वायर्ड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे? गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, ठीक है, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है। तो तो आप देख ही पा रहे हैं कि पूरा जो कंट्रोल है वो बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री जो अफेयर्स है ये अब पब्लिक करना पड़ेगा, ये वो लोग कॉन्फिडेंशियल ऐसा नहीं रख पाएंगे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट प्रोहिबिटेड, इट मतलब दिस एक्ट, ओके, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी from engaging in any private trade or accepting bribes from the natives, ठीक है। तो इससे क्या एड्रेस करने की कोशिश की गई? जो करप्शन है, ठीक है, जो कंपनी ऑफिशियल्स का जो बहुत बड़ा करप्शन चल रहा था उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई कि पब्लिक जो कंपनी के सर्वेंट्स है वो प्राइवेट ट्रेड मतलब अपने पर्सनल जो ट्रेड है वो उसमें एंगेज नहीं कर पाएंगे और वो लोग ब्राइब्स वगैरह ये सब नहीं ले पाएंगे नेटिव्स से, नेटिव्स मतलब जो इंडियंस है। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट was established at Calcutta with Sir Elijah Impey as the first Chief Justice, ठीक है, ओके। Judges came और judges were to come from England, जो जजेस थे वो इंग्लैंड से आते थे, ठीक है। It had civil and criminal jurisdiction over the British subjects and not Indian natives, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो एस्टैब्लिश किया गया था इनके पास सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन तो था लेकिन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पर जो ब्रिटिशर्स हैं, इंडियन नेटिव्स को ये लोग हैंडल नहीं करते थे और जो जजेस थे वो इंग्लैंड से आते थे, ठीक है। जो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा इम्पे, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो लगभग हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए फीचर्स में, ठीक है, या प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट में। तो अब हम देखते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट का ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक्स या डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट था वो एस्टैब्लिश किया गया था 1774 में अंडर दिस एक्ट, ओके, 1774 में। जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो है गवर्नर जनरल को कोई वीटो पावर नहीं दिया गया था, ठीक है ना। सो गवर्नर जनरल्स लैक ऑफ वीटो पावर, ठीक है। गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं था, तो कई बार क्या होता था कि जो डिसीजन गवर्नर लेना चाहते थे वो काउंसिल की वजह से नहीं ले पाते थे, ठीक है। और कई बार गवर्नर जनरल का जो डिसीजन है वो काउंसिल ब्लॉक भी कर देता था, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम, ओके। सो लिख लीजिए, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 did not grant
the Governor General veto authority, leaving him vulnerable, to being frequently overruled by the majority decisions of his council members. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है ये गवर्नर जनरल को वीटो पावर नहीं दिया था और फ्रिक्वेंटली उनके डिसीजंस को ओवररूल कर दिया जाता था बाय द काउंसिल मेंबर्स. ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है एक. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. द सुप्रीम कोर्ट्स powers were not well defined. Okay, the Supreme Court's powers were not well defined. तो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो क्लैश करना स्टार्ट कर दिया गवर्नर जनरल का पावर और सुप्रीम कोर्ट का पावर. ये पूरा एक क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हुआ था. ठीक है ना, क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हुआ था. तो आप यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, कॉजिंग कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स over authority between the Governor General and the Supreme Court. ठीक है, तो गवर्नर जनरल का जो अथॉरिटी है और सुप्रीम कोर्ट का जो अथॉरिटी है इसके ऊपर क्लैशेस होना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट. रेगुलेटिंग एक्ट लाने का एक मकसद क्या था कि करप्शन को एड्रेस करना, लेकिन वो भी नहीं हुआ. सो इट डिडंट स्टॉप करप्शन. among the company officials. ठीक है, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट पॉइंट. अभी भी क्या हुआ कि इस एक्ट के आने के बाद भी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं हुआ था. ठीक है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का राइट उतना हद तक नहीं मिला. ठीक है, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उतना नहीं मिला. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 डिड नॉट गिव पार्लियामेंट कहाँ का, ब्रिटेन का, इंडिया में तब कुछ नहीं था, sufficient powers to scrutinize the Governor General's and company functioning effectively. ठीक है, समझ में आ रहा है. सो नेक्स्ट इस एक्ट से और क्या प्रॉब्लम हो गया क्योंकि यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन हुआ था, तो जो रीजनल जो गवर्नेंस था उसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कत आना स्टार्ट हो गया. ठीक है, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास को फिर राइट नहीं हुआ कि वो लॉज बना सकते हैं. उनके वहाँ के जो प्रोविंशियल कुछ मैटर्स होंगे उस पर वो कानून वैसा नहीं बना सकते, डायरेक्टिव वैसा सेट नहीं कर सकते. उनको डिपेंड होना पड़ता था किस पर, बंगाल पर. ठीक है, तो अगर बंगाल से डायरेक्शन आएगा तब वो वहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो दे बिकेम जस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स ऑफ द गवर्नर जनरल. ओके, गवर्नर जनरल. ओके, सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया था. तो इससे क्या हुआ कि जो रीजनल गवर्नेंस है वो वीकेंड हो गया. ठीक है, रीजनल गवर्नेंस जो है वो वीकेंड हो गया. आप समझ ही पा रहे हैं. अभी भी अगर आप सोचिए कि इंडिया में हर स्टेट बहुत अलग है, वो डिफरेंट है, लिंग्विस्टिकली, कल्चरली बहुत डिफरेंट है, और उनके वहाँ हर स्टेट का कुछ ना कुछ रीजनल प्रॉब्लम है. कुछ स्टेट में मान लीजिए कि कुछ कास्ट इश्यूज़ है, या कुछ स्टेट में मान लीजिए ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, कुछ स्टेट में माओइस्ट प्रॉब्लम है. अभी का मैं बात कर रहा हूँ. तो तभी भी वैसा था कि रीजनल एरियाज़ में रीजनल प्रॉब्लम्स थे. तो अब रीजनल गवर्नेंस के लिए उनके वहाँ का जो लीडर है या उनके वहाँ पर जो रूलिंग अथॉरिटी है उनको भी तो लॉज बनाना पड़ेगा या कुछ पावर चाहिए. तो वो इस एक्ट ने कटेल कर दिया ना. तो ये एक प्रॉब्लम है. तो इससे क्या हुआ कि वीकेंड रीजनल governance. Okay, as the regulating act of 1773 diminished the authority
and effectiveness of the governors in Bombay and Madras। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो गया, लीडिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज। ठीक है, एंड करप्शन। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वीकेंड रीजनल गवर्नेंस, ठीक है, और यहाँ पर क्या हैंडल कर सकते हैं, इतना बस, ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक है, इतना अगर आप अंडरलाइन कर रहे हैं, डिड नॉट स्टॉप करप्शन, बस। ओके, सुप्रीम कोर्ट्स पावर्स वर नॉट वेल डिफाइंड, बस। ठीक है, इतना आप अंडरलाइन, मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया तो आपको बस यही अंडरलाइन करना है और कुछ एक्स्ट्रा अंडरलाइन नहीं करना है, ऐसे आंसर लिखना है। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज बढ़ गया। ठीक है, ओके, और क्या हुआ, इंडियन इंटरेस्ट का तो अभी भी कुछ भी ख्याल इनको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो it did not address the concerns of the Indian population। अभी भी कुछ खास हुआ नहीं इस सेगमेंट में। ओके, ठीक है, फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर रेगुलेटिंग एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, लाने का सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, लाने का फिर सिग्निफिकेंस क्या है, आप ही बता सकते हैं, हम लोगों ने सब कुछ ही पढ़ लिया इस एक्ट का। तो क्या है ये मैंने पहले कहा था, यह है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, है ना, ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, और द ब्रिटिश गवर्नमेंट for the first time recognized the company's political and administrative functions। ठीक है, इतना तक ओके। और क्या हुआ, जुडिशियल कुछ रिफॉर्म्स, एक सुप्रीम कोर्ट आ गया, सो जुडिशियल रिफॉर्म भी आया। ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म्स आप ऐसे लिख लीजिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स बाय एस्टैब्लिशिंग सुप्रीम कोर्ट। which proved to be a critical ऐसा कर लीजिए, critical step or foundation step, critical step in introducing a legal framework in India। ठीक है, ओके, और क्या था, ये अटेम्प्ट था टुवर्ड्स द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, है ना। सो ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट अटेम्प्ट, स्टेप ही लिख देते हैं, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ओके, ठीक है, सो इन्होंने रिकॉग्निशन दे दिया कंपनीज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, जुडिशियल रिफॉर्म्स बाय एस्टैब्लिशिंग सुप्रीम कोर्ट, एंड फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ओके, ये है सिग्निफिकेंस एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट देखिए, इस एक्ट के ड्रॉबैक्स के कारण एक एक्ट लाया गया जिसको कहा जाता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। क्या, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट।
ओके, क्या सेटल करने की कोशिश किया गया था? जो ड्रॉबैक्स था रेगुलेटिंग एक्ट का उसको, ठीक है। सो इसमें मेजर प्रोविजंस हम अब देखने वाले हैं। तो इसका एम क्या था? टू करेक्ट द फ्लॉज इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। पास कब हुआ था? 1781 में। ओके, सो मेजर प्रोविजंस हम अब देखेंगे इसके बारे में। मेजर प्रोविजंस, सो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट जो आया था वो है कि दिस एक्ट exempted the governor general and the council from the supreme court's jurisdiction, ठीक है। तो जैसा कि अभी भी आप लोगों को पता है कि जो गवर्नर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनको कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन से थोड़ा इम्यूनिटी मिला हुआ होता है। तो यहाँ पर भी उनको इम्यूनिटी दे दिया गया, किसके लिए? फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट्स, ठीक है। ओके, कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन ओवर देयर ऑफिशियल एक्ट्स। ओके, it also exempted or rather exempted बार बार नहीं लिखना है, it also gave immunity to the company officials or company's servants from Supreme Court's jurisdiction for their official actions, ठीक है। नेक्स्ट, दिस एक्ट excluded revenue matters and revenue collection affairs from the Supreme Court's jurisdiction, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, दिस एक्ट stated that the Supreme Court would have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta, ठीक है। तो कलकत्ता में जितने भी लोग रहते हैं, मतलब जो नेटिव्स हैं, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अब लागू होगा, ठीक है, ये कहा गया था। नेक्स्ट, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू अप्लाई द डिफेंडेंट्स पर्सनल लॉ, ठीक है। तो डिफेंडेंट्स पर्सनल लॉ मतलब हिंदूज को हिंदू लॉ के हिसाब से और मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉ के हिसाब से, ठीक है। ओके, सो दैट इज हिंदूज वुड बी ट्राइड अंडर हिंदू लॉ एंड मुस्लिम्स अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, this act stated that appeals from provincial courts would be directed to the governor general, ठीक है। गवर्नर जनरल को ये अपील डायरेक्ट किया जाएगा rather than the सुप्रीम कोर्ट, तो आप देख पा रहे हैं कि परफेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर तो है नहीं, ठीक है ना। परफेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। गवर्नर जनरल जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी भी आप कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी वही है, और सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशियल अथॉरिटी भी उनके पास है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट,
द गवर्नर जनरल was granted the authority to establish regulations for the provincial courts and councils। तो गवर्नर जनरल का जो पावर है उसको भी थोड़ा बढ़ाया गया, ठीक है, कि वो अब उनको अथॉरिटी दिया गया कि वो रेगुलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और काउंसिल के लिए, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल का, तो क्या कैसे वो कार्रवाई अपना करेंगे, ये सब कुछ वो रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल को एक्स्ट्रा अथॉरिटी जो मिला था। लेकिन ये भी जो एक्ट है जो ये 1781 में आया था, ये भी उतना सोल्यूशन दे नहीं पाया। हाँ, कुछ सेपरेशन किया था, सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर और गवर्नर जनरल का पावर था वो अलग किया था, बस उसी डायरेक्शन में ये एक्ट है कि गवर्नर जनरल को ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट का ये पावर है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में बस एक सुप्रीम कोर्ट आ गया था, लेकिन कुछ बताया नहीं गया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा और गवर्नर जनरल क्या देखेगा। यहाँ पर ये 1781 एक्ट में ये क्लियर कर दिया गया कि गवर्नर जनरल के पास ये सब पॉइंट्स है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर्स है, ठीक है। तो इसी के साथ ये 1781 का एक्ट खत्म होता है। इसके बाद जो आएगा वो है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ये आया था 1784 में, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट लाने का कारण क्या था? कारण वही सेम था, करप्शन और मिसमैनेजमेंट, ठीक है, ओके। सो देयर was a growing concern regarding mismanagement and corruption in India, ठीक है। और ये जो है ये जो एक्ट है ये नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो तभी थे, वो है विलियम पिट, ठीक है, विलियम पिट। और सो हम लोग पहले रीजंस देख लेते हैं। रीजंस फॉर दिस एक्ट, ओके, और पिट्स इंडिया एक्ट। रीजंस फॉर ब्रिंगिंग पिट्स इंडिया एक्ट। तो क्या होगा, क्यों लाया गया ये पिट्स इंडिया एक्ट, देखते हैं। पता ही है आपको, पहली बात क्या है कि करप्शन जो है। सो फर्स्ट है कि फेलियर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये तो मेजर पॉइंट है, ठीक है। सो रेगुलेटिंग एक्ट क्या नहीं कर पाया, इट कुड नॉट कर्ब द मिसमैनेजमेंट, जो पहले लिखा था ऑलरेडी, mismanagement, okay, and corruption of company's servants, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, ठीक है। सो इतना करप्शन, इतना मिसमैनेजमेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी में कि उनको लोन्स पे लोन्स और अभी गवर्नमेंट बेल आउट की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी was facing severe financial difficulties, necessitating a government bailout, ठीक है। सो इतना ख़राब हालत हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। देखिए, इंडिया से तो वो लूट रहे थे, लेकिन वो बस कंपनी सर्वेंट्स, कंपनी ऑफिशियल्स, इनके ही जेब में जा रहा था, ठीक है। कंपनी तो बस चल रही थी, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट बेल आउट की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। सोचिए, इतना लुटने के बाद गवर्नमेंट बेल आउट की ज़रूरत पड़ जाती है इनको। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एनसीईआरटी में एक कहा भी गया था, नबोब्स ऑफ लंदन। ये लोग लंदन से लिख दिया, लंदन। ये लोग इतना रिच हो गए कि इनको कहा जाने लगा नबोब्स ऑफ लंदन। मतलब नबोब्स जो है ये एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन है नवाब का। तो ये लोग इतना रिच थे जैसे कि ये लोग लंदन के नवाब है, ठीक है। जब ये लोग रिटायर करके जाते थे तो ऐसा एक उनका लाइफस्टाइल हो जाता था कि जैसे लगता था कि वो लोग लंदन के नवाब है, ठीक है, जो भी। सो ये है फेलियर्स, ओके। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट टू कर्ब करप्शन, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना ज़्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टी कि उनको गवर्नमेंट बेल आउट की ज़रूरत पड़ गई। उसके बाद सेकेंड, मिलिट्री सेटबैक जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, मिलिट्री सेटबैक अगेंस्ट मराठास इन
फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड ऑल्सो अगेंस्ट एंड ऑल्सो अ स्टेलमेट कह सकते हैं आप, एंड ऑल्सो अ स्टेलमेट अगेंस्ट टीपू सुल्तान, और अगेंस्ट मैसूर कर दीजिए, मैसूर इन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो तभी चल रहा था। तो वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का जो हालत था वो ख़राब ही था, और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर तो ब्रिटिशर्स हार ही गए थे। तो ये एक था कि मिलिट्री सेटबैक, मैंने पहले ही कहा था कि ब्रिटिशर्स को एक इनविंसिबिलिटी एटीट्यूड, एक वाइट मैन एटीट्यूड जो है ये लेके चलना बहुत पसंद है। तो ये उनके प्रेस्टीज को हर्ट करता है बार बार, ठीक है। वो कहीं पर भी हारे तो उनके, और वो भी इंडियंस जिन पर वो राज करना चाहता है, जिनको वो कॉलोनाइज करना चाहता है। तो यूरोपियन से हारे वो अलग बात है, लेकिन इंडियन से हारना तो उनको कतई पसंद नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड मोर कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स, ठीक है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अभी इंडियन मतलब मोर कंट्रोल, मोर अथॉरिटी और मोर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट चाहते थे इंडियन अफेयर्स में, ताकि क्या हो कि एक अच्छा मैनेजमेंट इस्टेब्लिश किया जा सके, ठीक है। हालांकि कितना हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन ये उनका जो मोटिव वैसा कहा गया, तो उसमें ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड मोर कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स टू ओवरसी द गवर्नेंस और प्रॉपर गवर्नेंस, टू ओवरसी द प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसा कहा गया था। ओके, नेक्स्ट प्रोविजंस में आते हैं। प्रोविजंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, सो जो पहला जो इंपॉर्टेंट काम किया इस एक्ट ने, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी was made a subordinate to the British state। ब्रिटिश स्टेट के अंदर एक कंपनी बना दिया गया, ठीक है, ब्रिटिश स्टेट के अंदर एक कंपनी बना दिया गया। इससे क्या हो गया, गिविंग ब्रिटिश गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो गया कंपनी अफेयर्स में। नेक्स्ट, द कंपनीज टेरिटरीज और पोजेशंस, टेरिटरीज इन इंडिया were for the first time called as British possessions in India। ओके, सो अभी क्या कहा गया कि जो कंपनी टेरिटरी है वो ब्रिटिश पोजेशंस है इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, दिस एक्ट डिस्टिंग्विश्ड between the commercial and political functions of the company, ठीक है। तो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसके साथ एक ऐड कर दीजिए, दस अ डुअल कंट्रोल, ठीक है, डुअल कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश्ड। एक डुअल कंट्रोल हो गया, पावर डिवाइड हो गया, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया गया, ठीक है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो कमर्शियल फंक्शंस को एज इट इज मैनेज करेंगे, और एक नया बॉडी क्रिएट कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, दिस एक्ट allowed the court of directors to manage the commercial affairs, but created a new
body called the Board of Control to manage the political affairs। ठीक है, तो क्या क्रिएट कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से ही था, तो वो कमर्शियल अफेयर्स को देखेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा। तो डुअल कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट हो गया। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर क्या दिया गया? सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल had the authority to oversee all civil, military and revenue matters of the ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसको, उसका जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उसको कम कर दिया गया। ठीक है, सो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 reduced the number of members in the governor general's council in India to 3 members। पहले कितने थे? 4, अभी 3 मेंबर, 3 members from earlier 4 members। ओके, और ये जो 3 मेंबर्स हैं इसमें कमांडर इन चीफ भी शामिल होगा। इट इंक्लूडेड द कमांडर, मतलब आर्मी का कमांडर इन चीफ इन द काउंसिल। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, पिट्स इंडिया एक्ट रिक्वायर्ड सिविल एंड मिलिट्री officials to disclose information regarding their properties in India and Britain। ठीक है, to check corruption and also harsh penalties were imposed in cases of corruption। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस स्टार्ट हो गई। ओके, सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ, क्यों लाया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस और फिर ड्रॉबैक्स। ओके, तो सिग्निफिकेंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो क्या हुआ? सो फर्स्ट पॉइंट हमको पता ही है, फॉर द फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटरी है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया एज ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, सो इससे क्या हुआ? फॉर्मलाइजेशन, वो आप पहले लिख लेंगे, वो तो हम लोगों ने पहले लिख लिया था, तो उसके लिए एक, ठीक है, उसके बाद दिस लेड टू, और ऐसा हम लिख सकते हैं, दिस ब्रॉट द फॉर्मलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश सॉवरेनिटी ओवर दीज टेरिटरीज। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है? पार्लियामेंट्री कंट्रोल इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो इंक्रीज्ड पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ठीक है, इंक्रीज पार्लियामेंट्री कंट्रोल, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ही अब पूरा अथॉरिटी दे दिया गया था। ठीक है, कंपनीज ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस को संभालने के लिए। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, प्रोविजंस में ऑलरेडी ये मेंशन है, तो आप उसके साथ ये लिख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया? डुअल कंट्रोल। ठीक है, सो डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दिया गया। ठीक है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि डुअल गवर्नेंस सिस्टम एक स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हुआ, ओके, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम।
डुअल गवर्नेंस सिस्टम और डबल गवर्नमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता कि कंपनीज अफेयर को रेगुलेट करने की कोशिश थी पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट सबऑर्डिनेटेड द कंपनी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। अनलाइक द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 which aimed to just regulate the company affairs। इससे क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी से तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल इंक्रीज हो गया, डायरेक्ट कंट्रोल आ गया पार्लियामेंट का। ठीक है, ओके। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक्स। तो फर्स्ट जो ड्रॉबैक आपको क्या लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर दिया गया। डुअल कंट्रोल सिस्टम कोई इजी स्ट्रक्चर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। सो क्रिएटेड अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस and there was no clear separation of power between the board of control and the court of directors। आप ही सोचिए ना, एक कंपनी जो कि अभी गवर्नेंस में भी आ गया है, तो कैसे उसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है और जो रेवेन्यू है, मिलिट्री है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये सब कैसे अलग हो सकता है। ये एक ओवरलैपिंग सिस्टम है ना। कमर्शियल एस्पेक्ट मतलब ट्रेडिंग करके जो पैसा कंपनी कमा रहा है वो अलग हो गया, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री वो है अलग हो गया, लेकिन कंपनी तो एक ही है ना। ठीक है ना। तो जो कमर्शियल एस्पेक्ट है, जो रेवेन्यू आ रहा है, वहाँ से कोई प्रॉफिट लॉस जो हो रहा है वो भी तो आफ्टर ऑल कंपनी का ही प्रॉफिट और लॉस है ना। तो ये एक ओवरलैपिंग चीज़ है। तो यहाँ पर कोई क्लियर लाइन, मतलब ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये इंटरनल, कंपनी के इंटरनल में डायरेक्टली क्लियरली ये नहीं कहा गया कि अच्छा आप ये डिपार्टमेंट देखेंगे, आप ये डिपार्टमेंट देखेंगे। हाँ, एक ओवरऑल ब्रॉड एक सेपरेशन कर दिया गया था। ये कोई का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो आपका मिलिट्री, सिविल, एडमिनिस्ट्रेशन ये सब देखेगा, रेवेन्यू ये सब देगा, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो कमर्शियल एस्पेक्ट्स देखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके अंदर में जो एकदम छोटे छोटे जो माइन्यूट लेवल जो डिटेल्स है वो नहीं दिया गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द पावर्स ऑफ, हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सीओडी लिखते हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बीओसी लिखते हैं। ठीक है, द पावर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड गवर्नर जनरल were not clearly defined and was subjective in nature। ठीक है, ओके। करप्शन persisted, ओके। करप्शन कंटिन्यू रह गया। सो करप्शन, malpractices and abuse of power continued, okay, continued। next, ये एक्ट भी इंडियन इंटरेस्ट को कुछ केटर नहीं कर रहा था। ठीक है, सो दिस एक्ट डिड नॉट केटर टू एनी इंडियन interests, any Indian interests, okay, and was designed to maximize the British control rather than meet the needs of the Indian people। मेन मोटिव क्या था? करप्शन रुक जाए, मेजर जो चंक ऑफ रेवेन्यू वगैरह है वो ब्रिटेन को फ्लो करे, वो ब्रिटेन में आए। ठीक है ना, ओके। सो इंडियन इंटरेस्ट्स को ये
कुछ केटर नहीं किया, इट डिड नॉट केटर द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल। ओके, ठीक है। फिर तो ये था कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसके वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ हो गया, व्हिच यहाँ पर एक ऐड कर लेते हैं, व्हिच लेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव, छोटा सा एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, व्हिच लेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़। ठीक है, तो ये है ड्रॉबैक्स। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ एंड अनसर्टेनिटीज़। ओके, सो ये हो गया पिट्स इंडिया एक्ट। इनफ कंटेंट है मेंस के लिए, ठीक है। इतना अगर आप पूरा कर लेंगे, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिट्स इंडिया एक्ट सिग्निफिकेंस, जैसे कि मान लीजिए कि पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में ही आ गया, इससे स्टैंड अलोन एक्ट्स पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर मान लीजिए आ गया, ठीक है, तो रीजंस आप इंट्रोडक्शन में ये सब लिख सकते हैं, फिर प्रोविजंस पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस और ड्रॉबैक्स, ठीक है। ओके, इसी को आपको छोटा करके लिखना पड़ेगा, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी के लिए आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे इसको हैंडल करना है। तो इतना इनफ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इनफ है, ठीक है। ओके, सो आज यहाँ तक ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग चार्टर एक्ट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद वाले क्लास में हम लोगों को जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट्स, ठीक है, 1861, 1892, 1909, ठीक है, और 1919 भी। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ये सब पढ़ेंगे। और एक और क्लास लगेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसी के अंत में हम लोग इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ जाएंगे। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो 3 क्लास में हमारा ये जो टॉपिक है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड एवोल्यूशन, ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बोथ फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। ओके, स्टेट पीसीएस में मेंस में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस बार यूपी पीसीएस में भी आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंपोजिशन को लेकर। 2024 का जो मेंस हुआ अभी 1 महीने पहले, वहाँ पर आया था ये क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्टी रिलेटेड कुछ पूछा गया था, वो भी हम देखेंगे। और ये टॉपिक हो जाने के बाद हम लोग इसका क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आया है, मेंस में आया है, वो भी हम करेंगे, ठीक है। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, जहाँ पर हम लोग पॉलिटी में ये स्टार्ट करेंगे, और जो हिस्ट्री है वहाँ पर हम लोग अभी कल 2 क्लास, अभी तो हिस्ट्री का चलेगा, उसके बाद फिर से पॉलिटी आएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न इंडिया कर रहे हैं, वहीं पर हम लोग 2 क्लास वही होगा, ठीक है। ओके, बाय।